हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैलकुलेट कर लिया है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड हम कर चुके हैं, चार्ज्ड रॉड। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट केसेस किए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे वो केसेस। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया ड्यू टू एन आर्क। फिर हमने डिस्कस किया ड्यू टू अ डिस्क। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं डिराइव कर चुके हैं। आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक स्फेरिकल हेमीस्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड। हेमीस्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पॉइंट पे। अब इसको करने के लिए देखो मैंने क्या किया है। बिल्कुल जो वाई एक्सिस होगी, जो इसके सेंटर से पास करने वाली वाई एक्सिस होगी, उससे थीटा एंगल पे एक डी थीटा एंगल का आर्क बनाया। ये है उसकी आर्क लेंथ, ये है इसकी आर्क लेंथ। अब इस आर्क लेंथ का मैंने जो यूज़ किया वो क्या कि मैंने इस आर्क लेंथ की विड्थ का एक स्ट्रिप कट कर लिया, एक रिंग कट कर लिया। ये है हमारी रिंग। अब इस रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हम ये निकालेंगे। तो देखो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे डी नीचे की तरफ आ रही है, ये रही। अब इस रिंग का सेंटर कितनी दूरी पे है यहाँ से, तो अगर ये कैपिटल आर है तो दिस एक्स इज आर कॉस थीटा, और रिंग की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर, विच इज आर साइन थीटा। अब हम सीधा सा फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे ड्यू टू अ रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये निकालते हैं। देखो, तो डी ई की वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू चार्ज इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। नाउ विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज़। के डी क्यू की जगह आ जाएगा, चलो इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, पहले वैल्यूज़ रख देते हैं। एक्स की जगह आर कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। ये पूरी चीज़ आर स्क्वायर कॉमन लेने पे 1 बन जाएगी। तो ओवरऑल ये ब्रैकेट बन गया आर स्क्वायर की पावर 3/2 विच इज़ आर क्यूब। ठीक है, अब ये बन गया आर क्यूब। तो ये क्या हो गया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब डी क्यू कैसे मिलेगा देखना। डी क्यू क्या है, इस रिंग वाले एलिमेंट का चार्ज है। तो अगर पूरे शेल का चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, पूरे शेल का चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये रहा, दिस इज चार्ज डेंसिटी। मतलब ये हो गया कि इसके ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का डेंसिटी है, मतलब दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मुझे रिंग का चार्ज क्या होगा ये निकालना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल यूज़ डी क्यू रिंग का चार्ज डिवाइडेड बाय रिंग का एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा। अब देखो, रिंग का एरिया क्या है,
रिंग की विड्थ इंटू उसकी लेंथ 2 पाई आर साइन थीटा, ये उसकी लेंथ हो गई ना 2 पाई आर। तो मैंने क्या किया, विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया और उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे उस डी के एक्सप्रेशन में। तो ये क्या बन जाएगा देखो, कि यहाँ हो गया आर डी थीटा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, ये डी क्यू की वैल्यू, इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल, के की जगह हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो गया 2 पाई सिग्मा भी कौन बाहर रख लो इधर, और इधर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, दिस इज डी। और अगर हम इस डी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करके ई निकाल सकते हैं। ई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विच इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट बना, और इंटीग्रेशन में साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री एंगल। 0 to 90 में ये पूरा शेल कवर हो जाएगा। किसी एक साइड पे करेंगे तो दूसरी साइड तो अपने आप आती रहेगी कवर्ड। तो 0 से 90 डिग्री हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा को अगर मैं टी अज्यूम कर लूँ तो देखो साइन थीटा अगर टी हो जाए तो कॉस थीटा डी थीटा बिकम्स डी टी। तो अब यहाँ पे बन जाएगा टी डी टी, और लिमिट्स 0 से 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 इज 0, टी की लिमिट रखनी पड़ेगी अब हमें। तो ये क्या बन गया देखो, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1। तो इट इज सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हेमिस्फेरिकल कैप। इसे हेमिस्फेरिकल कैप भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हो कि कोई भी डेरिवेशन दिया हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले एक एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट ऐसा चूज़ करेंगे जिसकी फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, फिर उस एलिमेंट की फील्ड निकालेंगे। अगर उस फील्ड के 2 कंपोनेंट करने पड़े तो फिर कंपोनेंट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, और अगर बिना कंपोनेंट के एक ही डायरेक्शन में फील्ड आए तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार ये स्टेप्स लिख देता हूँ पहले। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। है ना, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड एन एलिमेंट on given charge distribution at which there is ड्यू टू विच, है ना, एट विच की जगह हम लिखते हैं ड्यू टू विच
we already know the formula. मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं. नाउ राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट now if we have to calculate its component, then find ex, ey, ez. मतलब अगर कंपोनेंट करने पड़े तो ये निकालो, अदरवाइज if it is in one direction, then no need of component. And fourth, now integrate and find the result. तो इस तरीके से हम किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. बस थोड़ा मैथमेटिकली हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा. दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स. तो आई होप अब सभी लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. ठीक है, मैं इधर मार्क कर देता हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स. इनको हमेशा याद रखना. ये प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दे आर हाइपोथेटिकल. मतलब किसी चार्ज के आसपास ऐसी कोई लाइन हमें किसी भी मेथड से दिखती नहीं है. ये सिर्फ एक ग्राफिकल अप्रोच है टू रिप्रेजेंट कि चार्ज का वेरिएशन कैसा होगा, चार्ज कैसा एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स कैसा लगेगा. सिर्फ उन सब चीज़ों को देखने के हिसाब से हमने ऑन पेपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझा रखा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल and used to represent the behavior of charge in presence of other charged body. ठीक है, मतलब ये सिर्फ चार्ज के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं. अब इसके ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और टर्न करती हुई नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी. मतलब एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो ना, तो उससे 3 डायमेंशनली 3D रेडियल फील्ड बाहर निकलती रहती है. मतलब सब तरफ निकलती रहती है. और अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो तो एक चार्ज से निकलेगी, दूसरे चार्ज में एंटर कर जाएगी. और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों चार्ज नेगेटिव हों तो पॉजिटिव से निकलने वाली फील्ड लाइन जैसे ही दूसरे पॉजिटिव वाली फील्ड लाइन के पास जाएगी तो रिपेल होके घूम जाएगी. देखो, ये टर्न हो गई. तो काम की बातें क्या क्या हैं देखो.
फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर निकलती है हमेशा आउटवर्ड। अगर उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चली जाती है इस तरह से। और अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो वो फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करके घूम जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टकराएंगी नहीं, कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, ठीक है। ये ऐसी फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से बाहर निकले, नेगेटिव में वो अंदर जाएं। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। फील्ड लाइन ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, दैट इज कवर्ड। एट ईच पॉइंट इन द स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। मतलब हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो ना, वेक्टर ड्रॉ करना, तो हमें फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करके करना होगा। लाइक अगर मैं पूछूँ यहाँ पर फील्ड क्या है, तो देखो टेंजेंट ऐसे बन गई, इस तरफ है फील्ड, यहाँ पे इस तरफ है फील्ड, यहाँ पे इस तरफ है फील्ड, कहीं पे भी है ना, इस जगह इधर है, इस जगह इधर है, इस जगह इधर है। और अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है, मतलब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती वहाँ पे फील्ड लाइंस भी नहीं होती। फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। देखो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई हमारे पास। एक तो फील्ड लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, जहाँ पे फील्ड की वैल्यू वहाँ पे क्लोज आ जाएंगी। मतलब ये वाला एरिया जो है, जो इस जगह दिखा रखा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हमें ये पता चलती है कि अगर हमें डायरेक्शन देखना हो तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, या कुल मिला के कहा जाए तो तीन है कि भाई पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नेगेटिव में एंटर कर जाती है। तो हमारे पास तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, एक ये, दूसरा टेंजेंट, और तीसरा कि हमेशा पास आएंगी फील्ड लाइंस तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दूर जाएंगी तो वीक फील्ड। अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें दे रखी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल चार्ज दे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। देखो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने रखा है तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में एंड होगा, ये इस तरह से होगा, है ना। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स एट नेगेटिव, ये वाली कंडीशन रहेगी। बट अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे एंड होगा। बीच में कोई नेगेटिव चार्ज ना मिले तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से, एक सिंगल चार्ज की वजह से होती है KQ/R²। अब अगर R को हम दिस R टेंड्स टू इन्फिनिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब हमें इन्फिनिटी तक तो जाना ही है। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ब्रेक नहीं होंगी, वो कॉन्टिन्यूसली चलेंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि चार्ज फ्री रीजन आया तो तुमने उसको वहाँ से ब्रेक करके आगे से बढ़ा दिया, है ना। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो तुम ऐसे तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी हमने, इस तरह से कॉन्टीन्यूसली। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है लेकिन फील्ड लाइंस में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, मतलब कॉन्टीन्यूस लाइंस होनी चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी। टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ़ दे क्रॉस देन देयर इज़ नॉट यूनिक डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में लैंग्वेज लिखा रहता है। मान लो कि हम लोग इस तरह से दो चार्ज बनाएं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और मान लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। ऐसा कभी हुआ होता तो हमारे पास कितनी बड़ी दुविधा हो जाती कि इस पॉइंट पे मैं पूछता कि बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ लोग तो इसका टेंजेंट ऐसे बना देते
और आंसर हो जाता है ये। लेकिन कुछ लोग बोलते भाई हम उस पर क्यों टेंजेंट बनाए, हम तो इस पर बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाता है ये। तो एक ही जगह दो दो डायरेक्शन आ जाती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट्स। Electrostatic field line do not form any closed loop. This follows the conservative nature of electric field. देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और ऐसे फोर्स की फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोला जाता है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो क्लोज पाथ होने में क्या बुराई है, हाँ? मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के पॉजिटिव पे आ जाए, ये क्लोज पाथ बन गया। ऐसे होने में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मान लो क्यू चार्ज है, अब मैं एक दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू यहाँ से घुमाते हुए पूरा एक क्लोज्ड पाथ में घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक ले आया, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय दिस टाइप ऑफ फोर्स मस्ट बी ज़ीरो। ये इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव फील्ड है तो एक क्लोज पाथ में ये कंडीशन होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये जो क्यू है ये कैपिटल क्यू की फील्ड में चल रहा होगा, तो इस पर हमेशा फोर्स लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और उसको हम लिखेंगे क्यू ई, ये फोर्स बन जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जो वर्क किया वो वर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एस। अब ऐसे करते करते अगर मैं पूरे क्लोज्ड पाथ का वर्क डन निकालूंगा तो टोटल वर्क इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब वो बन जाएगा क्यू ई इंटू टोटल पाथ की लेंथ 2πr। एंड सिंस दिस इज़ नॉन ज़ीरो तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया, और नॉन कंजर्वेटिव हमने नहीं माना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, कभी नहीं बनाएगी ये क्लोज लूप। मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकले नेगेटिव चार्ज पे जाए, ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ नॉट क्लोज्ड लूप। एक से दूसरे की तरफ जा रही है, कभी लौट के वापस नहीं आ रही। या फिर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ से निकल के सीधा इन्फिनिटी पे चला जाए, मतलब कभी भी घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं आती। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस। ऑलवेज रिमेंबर, ये लिखने को भी आता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि, चलो पहले मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originated through a charge originated from
a charge is proportional to the magnitude of charge. ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि अगर एक चार्ज से, अगर मान लो कि एक क्यू चार्ज है, इससे n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना, इससे n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो इसके लिए मैं लिखूं नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू n। अब मैंने अगर इसको +2q बना दिया, डबल कर दिया, तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मस्ट हैव डबल्ड, मतलब मैग्नीट्यूड मैंने डबल कर दिया ना, तो फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी। अगर हाफ कर दिया तो फील्ड लाइंस भी डबल हाफ हो जाएगी। नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू 2n। अगर मान लो मैंने इसकी जगह -q/2 रखा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, हाफ, डायरेक्शन बदलेगी और नंबर ऑफ लाइंस भी हाफ हो जाएंगी ऐसी। तो इसके लिए नंबर ऑफ लाइंस n/2। तो ये कंडीशन होती है, मतलब हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चार्ज है Q, जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q इज़ 10, मतलब एक चार्ज Q है, इसमें से 10 लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, रफली मैं इसको मान लेता हूँ 10 लाइंस। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम चार्ज टू Q। तो अब सिंपल सी बात है, चार्ज डबल तो इसका मतलब लाइंस भी डबल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो इट मस्ट बी डबल नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 लाइंस। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना हमेशा नंबर ऑफ लाइंस का। इसमें ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक Q चार्ज है और एक -Q' चार्ज है। अब फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, है ना। अब इसमें पूछ लिया जाता है ऐसा, मतलब जेई में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दीज टू चार्जेस, है ना। अब मुझे सिर्फ दो चार्जेस का रेशियो बताना है, तो हाउ आई विल फाइंड आउट द रेशियो। तो जो चार्ज है उससे निकलने वाली लाइंस उसके प्रोपोर्शनल है, मतलब Q इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखो मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Q जो है उससे 13 लाइंस निकली है, तो मतलब Q इज़ प्रोपोर्शनल टू 13, और -Q इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 2 3 4 5 नहीं 5 6 7 8 10, -Q 10 लाइंस है। तो इसका मतलब इनका जो प्रोपोर्शनल हो रेशियो होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम रहेगा, मॉड ले लेता हूँ, तो इट बिकम्स 13/10। तो इनका रेशियो 13 और 10 का रेशियो के बराबर होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेशियो ऑफ टू चार्जेस। ठीक है बच्चों, आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है और कोई भी क्वेरी अब तक के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे कि मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।